हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर धीरज वाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। वो है राजस्थान के प्रसिद्ध साके। हम इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जब यहाँ पर देसी रियासतें हुआ करती थी उस समय विभिन्न मुस्लिम सत्ताओं ने, जो दिल्ली पर काबिज थी, उन्होंने राजस्थान के इस हिस्से पर आक्रमण किए। एक बार नहीं, बार बार किए। इन आक्रमणों के पीछे बहुत से कारण भी रहे। बहुत बड़ा कारण तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी और उनके आक्रमण कहीं सफल हुए, कहीं असफल हुए। लेकिन इन आक्रमणों के पीछे एक घटना हमें कई जगह देखने को मिली और उसे नाम दिया गया साका। साका एक्चुअल में दो चीज़ों का सम्मिलित रूप है। जब विदेशी सत्ताएं राजस्थान पर आक्रमण करती थी, क्योंकि राजस्थान में राजपूतों का शासन था, राजपूत जो योद्धा थे वो वीर कहलाते थे और मरने मारने पर विश्वास करते थे। जब कोई भी सत्ता उनके ऊपर आक्रमण करती थी, अपने जो मजबूत दुर्ग थे, किले थे, उनके द्वार बंद करके वो अपनी जनता की रक्षा के लिए अंदर डटे रहते थे। और जब इस ऐसी स्थिति आती थी कि उनके किले के भीतर जो राशन सामग्री थी, जो पानी था, वो जब समाप्त होने की कगार पर पहुंच जाता था और उनको लगता था कि घेरा लंबा चलेगा, तब वो आखिरकार किले के दरवाजे खोल दिया करते थे और शत्रु सेना पर टूट पड़ते थे। जब राजपूत वीर शत्रु सेना के साथ युद्ध करने जाते थे तो अपने सिर पर एक केसरिया पगड़ी बांधते थे, और केसरिया जो है वो वीरता का, बलिदान का प्रतीक है। इसलिए जब राजपूत योद्धा लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाते थे तो उसको कहा जाता था केसरिया, यानी कि राजपूतों ने केसरिया किया। और दूसरी चीज, जब राजपूतों की जीत की कोई उम्मीद नहीं रहती थी और उनको लगता था कि राजपूत पराजित हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में राजपूत योद्धाओं की जो वीरांगनाएं हुआ करती थी, जो महिलाएं हुआ करती थी, जो उस राज्य की रानी, पटरानी आदि हुआ करती थी, वो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया करती थी। प्राय वो दुर्ग में स्थित किसी एक निश्चित स्थान पर, जिसे जौहर कुंड के नाम से जाना जाता था, उसमें अग्नि प्रज्वलित करके और सारी की सारी महिलाएं अपने आप को आग में झोंक देती थी, यानी कि जिंदा आग में खुद को जला देती थी। इसको जौहर कहा जाता था। ये दो चीजें हुआ करती थी। एक तो केसरिया, जब योद्धा खुद लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते थे, और दूसरा जब उनकी वीरांगनाएं अपने आप को अग्नि में झोंक देती थी, उसको जौहर कहा जाता था। इन दोनों को, केसरिया और जौहर, इन दोनों को मिलाकर एक नाम दिया गया साका। साका का मतलब है ये दोनों घटनाएं होना। कौन सी? एक केसरिया और एक जौहर। अगर केसरिया और जौहर दोनों होता है तब तो साका कहलाता है, और अगर केवल केसरिया होता है और राजपूत वीरांगनाएं जौहर नहीं करती है या अपने आप को अग्नि के सुपुर्द नहीं करती है, तो उसको कहा जाता है अर्ध साका। जैसे जैसलमेर का अर्ध साका प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हम इन सब की चर्चा करेंगे। साके के जो प्रमुख साके हुए हैं राजस्थान में, उनकी अपन बात करेंगे। आपसे निवेदन, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रसिद्ध साके। सबसे पहला साका जो राजस्थान में देखने को मिलता है वह रणथंभौर का साका, जो सन 1301 ईस्वी में हुआ था। राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 ईस्वी में हमीरदेव चौहान ने मुहम्मद शाह को शरण दी थी। मैं आपको बता दूं पहले कि जब अजमेर पर चौहानों का साम्राज्य था, तब आप जानते हैं मोहम्मद गौरी के साथ उनका तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं। उनके पश्चात चौहानों की यह शाखा समाप्त हो जाती है। जो पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था गोविंदराज, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से अपनी नई रियासत की स्थापना की रणथंभौर में, और रणथंभौर में इसी चौहान वंश का शासन हुआ करता है। इसमें एक प्रतापी शासक हुए थे हमीरदेव चौहान, जिनका शासनकाल 1300 ईस्वी के आसपास प्राप्त होता है। और 1301 ईस्वी में हमीरदेव चौहान का अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक युद्ध होता है, और इस युद्ध का प्रमुख कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी का एक भगोड़ा सैनिक था मुहम्मद शाह, वो यहाँ पर रणथंभौर में आ गया था, और रणथंभौर में हमीरदेव चौहान ने इसको शरण प्रदान की थी।
इसके पीछे कहानी भी है कि अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी से मोहम्मद शाह के प्रेम संबंध थे, और जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चला तो मोहम्मद शाह भागकर रणथंबोर आ गया। और फिर इस मोहम्मद शाह को शरण देने के लिए जब अलाउद्दीन खिलजी ने उसका कहा कि इसे वापस लौटा दिया जाए, तो अमीर देव चौहान जो हट के लिए प्रसिद्ध था तो उसको लौटाने से इनकार कर दिया। उसके पश्चात ये युद्ध होता है 1301 ईस्वी में। इसके फलस्वरूप हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध के बाद जब 1301 ईस्वी में ये युद्ध होता है, और युद्ध में आखिरकार मोहम्मद शाह और हमीर देव चौहान इस अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जो राजपूत योद्धा थे इन्होंने केसरिया किया था, और रानी रंग देवी ने 1600 महिलाओं के साथ अग्नि जोहर किया तथा हमीर की पुत्री पद्मला ने कुंवारी लड़कियों के साथ जल जोहर किया। याद रखिएगा, एक ऐतिहासिक तथ्य है और ये प्राय महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में पूछा भी जाता रहा है। राजस्थान का एकमात्र जल जोहर ये हुआ था रणथंबोर में और इसी में। और जो हमीर की रानी थी जिसका नाम था रंग देवी, इसने तो अग्नि में जोहर किया, अग्नि जोहर, और इसकी जो पुत्री थी पद्मला, उसने वहाँ पर एक तालाब है जिसका नाम भी पद्मला तालाब है, उसमें कूदकर उसने जल जोहर किया था अपनी सहेलियों के साथ। तो ये राजस्थान का पहला साका जाना जाता है जिसमें वीर योद्धाओं ने केसरिया किया और रानियों ने यहाँ पर जोहर किया था। हमीर की पराजय का कारण दुर्गपाल, रणमल व रत्तीपाल की गद्दारी थी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने घेरा डाले रखा, दुर्ग के दरवाजे बंद थे, लेकिन उसके दो दुर्गपाल थे हमीर के, रणमल और रत्तीपाल। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को दुर्ग का गुप्त रास्ता बतला दिया था। इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो थी वो दुर्ग में प्रवेश कर गई और ये साका हुआ था। दूसरी बात करते हैं चित्तौड़ के साके। चित्तौड़ में 3 साके हुए थे, क्रम से उनकी बात करेंगे। प्रथम साका 1303 ईस्वी में राणा रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध के बाद 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ के जो शासक थे राणा रतन सिंह, रावल शाखा के अंतिम शासक थे, इन्हीं के साथ रावल शाखा का अंत हो जाता है मेवाड़ में। तो मेवाड़ के राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध के बाद, इसके पीछे भी कहानी है कि इसका एक राणा रतन सिंह का एक ज्योतिषी हुआ करता था राघव चेतन, और उसने चूंकि उसका अपमान पद्मिनी ने कर दिया था जो राणा रतन सिंह की पत्नी थी, तो ये मेवाड़ छोड़कर दिल्ली चला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के सामने जाकर ये रानी पद्मिनी की खूबसूरती की, सुंदरता की प्रशंसा करता है, और अलाउद्दीन खिलजी के मन में रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा जागृत हो जाती है। इस कारण से वो चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आता है। 1303 ईस्वी में राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध होता है और राणा रतन सिंह यहाँ पर वीरगति को प्राप्त होते हैं। रानी पद्मिनी ने 800 महिलाओं के साथ अग्नि जोहर किया था। जहाँ रानी पद्मिनी ने अग्नि जोहर किया वो अग्निकुंड, वो जोहर स्थल आज भी चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित है, जो चित्तौड़ का पहला साका कहलाता है 1303 ईस्वी में। इस युद्ध में मेवाड़ के सेनापति गोरा व बादल ने वीरता का प्रदर्शन किया था। ये जो 1303 ईस्वी में युद्ध हुआ था उसमें मेवाड़ के 2 सेनापति हुआ करता था, गोरा और बादल। ये आपस में तो चाचा भतीजे थे, आपस में ये चाचा भतीजे थे गोरा और बादल। इन्होंने वीरता का प्रदर्शन किया था और शत्रु सेना को इसके दांत खट्टे कर दिए थे। खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर इसका नाम खिजराबाद रखा था। जब राजपूतों ने केसरिया कर लिया, वीरांगनाओं ने जोहर किया, साका हो गया, उसके पश्चात ये किला जो है अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार क्षेत्र में चला गया और खिलजी ने चित्तौड़ को जीतने के बाद इसका नाम खिजराबाद रखा था। दूसरा साका जो है 1534 ईस्वी में होता है। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस समय चित्तौड़ में राणा सांगा की पत्नी रानी कर्णवती थी और शासक अल्पवैश्य विक्रमादित्य था। थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाते हैं। राणा सांगा जो सन 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में पराजित होने के पश्चात मारे जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है। इसके पश्चात मेवाड़ की जो गद्दी थी, चित्तौड़ की जो गद्दी थी, वो हाथ आती है उसके अल्पवैश्य के पुत्र विक्रमादित्य के। चूंकि विक्रमादित्य अभी मात्र 9 साल का था और उसकी संरक्षिका के रूप में उसकी माँ जो रानी कर्णवती थी, जो राणा सांगा की पत्नी थी, इसने शासन किया था। जब हुमायूं बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं जब शासक था उस समय की घटना है ये। और एक ऐतिहासिक तथ्य मिलता है कि रानी कर्णवती ने बाबर के साथ संधि करने का प्रस्ताव भेजा था
और संधि में उसने ये भी कहा था कि अगर संधि की शर्तें क्रियान्वित होती है तो रणथंबोर का जो दुर्ग है, रणथंबोर की जो जागीर है, वो बाबर को सौंप दी जाएगी। ये संधि क्रियान्वित हो इससे पहले बाबर का देहांत हो जाता है, फिर हुमायूं आता है, और हुमायूं का हम ये जानते हैं कि शेरशाह सूरी के साथ संघर्ष होता है और हुमायूं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाता है। इसी दौरान की घटनाक्रम है ये 1534 ईस्वी में, जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, और इस आक्रमण के दौरान रानी कर्णवती ने हुमायूं को, चूंकि संधि हो रखी थी लेकिन संधि क्रियान्वित नहीं हो पाई थी, इसी संधि की शर्तों को ध्यान में रखते हुए हुमायूं को रानी कर्णवती ने राखी भेजकर सहायता की अपील की थी, लेकिन हुमायूं जो था वो समय पर सहायता के लिए नहीं आ सका, और आखिरकार रानी कर्णवती ने यहाँ पर जोहर किया था, और जो वीर योद्धा थे, राजपूत योद्धा थे, उन्होंने केसरिया किया था। मेवाड़ सेना का नेतृत्व देवलिया के बाघ सिंह ने किया। यहाँ पर रानी कर्णवती ने जो सेनापति था अपना, वो देवलिया के बाघ सिंह को अपना सेनापति चुना, और इसी के नेतृत्व में ये सेना लड़ी थी, और रानी कर्णवती ने इस दुर्ग में जोहर किया। बाघ सिंह अपने समस्त वीर योद्धाओं के साथ वीरगति को प्राप्त हुए, केसरिया किए उन्होंने, और रानी कर्णवती ने इसी दुर्ग में जोहर किया था। ये था चित्तौड़ का दूसरा साका 1534 ईस्वी में। तीसरा साका 1567-68 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह व अकबर के मध्य हुए युद्ध के बाद, ये भी चित्तौड़ में हुआ। उस समय मेवाड़ के शासक हुआ करते थे महाराणा उदय सिंह, जो महाराणा प्रताप के पिता थे, और 1567-68 ईस्वी में अकबर जो मुगल शासक था वो चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करने के लिए आते हैं। उदय सिंह और अकबर के मध्य युद्ध होता है। मैं आपको एक बात बताऊं इसमें कि जो मेवाड़ की सेना थी, उन्होंने उदय सिंह को जंगलों में भेज दिया था, जहां पर उसके बाद जाकर वो उदयपुर की स्थापना करते हैं, और सेना का नेतृत्व वीर योद्धा थे दो, जिनका नाम हम इतिहास में पढ़ते हैं, जयमल और फत्ता। इनके नेतृत्व में मेवाड़ की सेना लड़ी थी। मेवाड़ सेना जयमल, फत्ता, सिसोदिया व कल्ला राठौड़ के नेतृत्व में लड़ी थी। मैं आपको ये भी बताऊं कि जो कल्ला राठौड़ थे वो मेड़ता के थे, और याद हो आपको, आप अपन राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान के सामान्य ज्ञान में पढ़ते हैं, 4 हाथों वाले देवता जो कल्ला राठौड़ थे, कल्ला राय मलोत भी इनको कहा जाता है। तो इन्होंने अपने कंधे पर जयमल को उठा लिया था, कंधे पर, और फिर जयमल भी 2 हाथों में तलवार लिए हुए थे, और कल्ला राठौड़ भी 2 हाथों में तलवार लिए हुए लड़ रहे थे शत्रु सेना से। तब 4 हाथ तो एक साथ लड़ते हुए के कारण से ये 4 हाथों वाले देवता के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ये मेड़ता के रहने वाले थे। तो मेवाड़ की सेना इस समय इन 3 योद्धाओं के नेतृत्व में लड़ी, और अकबर भी जयमल और फत्ता की वीरता से बहुत प्रभावित हुआ था। और आपको ध्यान होगा शायद आगरा के किले के द्वार पर इनकी 2 प्रस्तुत मूर्तियां भी, जो हाथी के ऊपर आरूढ़ थी, वो भी स्थापित इन्होंने की थी। तो यहाँ पर मेवाड़ की सेना जयमल, फत्ता और कल्ला राठौड़ के नेतृत्व में लड़ी थी। फत्ता की रानी फूल कुंवर ने जोहर किया था। यहाँ पर ये जो तीनों योद्धा थे, जयमल, फत्ता, सिसोदिया और हजारों राजपूत वीर, ये इन्होंने केसरिया किया, और यहाँ पर फत्ता की रानी जो थी फूल कुंवर, इन्होंने जोहर किया था। अकबर ने विजय के बाद चित्तौड़ का नाम मुहम्मदाबाद रखा था। जब चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार हो गया तब इन्होंने इसका नाम मुहम्मदाबाद रखा था। गागरोन के साके, प्रथम साका 1423 ईस्वी। गागरोन के शासक अचलदास खिलजी व मांडू के सुल्तान होसन शाह या अल्प खां गोरी के मध्य हुए युद्ध के बाद, ये 1423 ईस्वी की बात है। अचलदास खिलजी उस समय यहाँ के शासक हुआ करते थे गागरोन के, और इन्होंने मांडू के सुल्तान जो होसन शाह थे, इनको अल्प खां भी कहा जाता है, इनके मध्य एक युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में आखिरकार वीर योद्धाओं ने तो केसरिया किया था, और वहाँ की रानियों ने जोहर किया था। अचलदास खिलजी वीरगति को प्राप्त हुए तथा मेवाड़ी रानी उमादे ने अनेक वीरांगनाओं के साथ जोहर किया था। अचलदास खिलजी वीरगति को प्राप्त हुए, और रानी थी मेवाड़ी रानी, यानी मेवाड़ की राजकुमारी थी उमादे, इन्होंने यहाँ पर जोहर किया। दूसरा साका 1444 ईस्वी में। अचलदास खिलजी के पुत्र पालन सिंह तथा मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुए युद्ध के बाद, क्योंकि प्रथम शाखा 1423 ईस्वी में हुआ था, उसमें अचलदास खिलजी गागरोन के शासक हुआ करते थे। ये इस 1423 के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। इनके पश्चात गागरोन के अगले उत्तराधिकारी होते इनके पुत्र पालन सिंह, और सन 1444 ईस्वी में पालन सिंह
और मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी। 1323 ईस्वी में मांडू के सुल्तान होशंग शाह हुआ करते थे और 1444 ईस्वी में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम हुआ करते थे। इनके मध्य युद्ध हुआ और इस युद्ध के पश्चात यहाँ पर शाका हुआ था, गागरोन का दूसरा शाका। पालन सिंह की रानी ने अनेक वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था। इस युद्ध में पालन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए और रानी ने अनेक महिलाओं के साथ दुर्ग के भीतर ही जौहर किया था। जैसलमेर के साके। प्रथम शाका 1316 ईस्वी में भाटी शासक मूलराज कुंवर रतन सिंह तथा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध के बाद प्रथम शाखा जो जैसलमेर का है वो 1316 ईस्वी में होता है और इस समय जैसलमेर के शासक हुआ करते थे भाटी शासक, क्योंकि भाटियों का ही शासन था जैसलमेर में। भाटी शासक मूलराज, इनके पुत्र कुंवर रतन सिंह और दूसरी तरफ थे दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। सन 1316 ईस्वी में इनके मध्य युद्ध हुआ और युद्ध के पश्चात यहाँ पर जैसलमेर का ऐतिहासिक प्रथम शाखा होता है। राजपूत योद्धाओं ने वीरगति पाई तथा वीरांगनाओं ने जौहर किया था। तो ये था 1316 ईस्वी का जैसलमेर का प्रथम शाखा। दूसरा शाखा 1342 ईस्वी भाटी शासक रावल दुदा, त्रिलोकसी व फिरोज शाह तुगलक के मध्य हुए युद्ध के बाद 1342 ईस्वी में जैसलमेर के शासक हुआ करते थे राव दुदा। राव दुदा का पुत्र हुआ करता था त्रिलोकसी और इनके सामने थे दिल्ली के सल्तनत काल के सुल्तान तुगलक वंशी फिरोज शाह तुगलक। इनके मध्य 1342 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के दौरान जैसलमेर का दूसरा शाखा हुआ था। भाटी सरदार वीरगति को प्राप्त हुए तथा वीरांगनाओं ने जौहर किया था। रावल दुदा खुद भी और इनका पुत्र त्रिलोकसी भी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और इनकी रानियों ने यहाँ पर जौहर किया था और इस कारण से जैसलमेर का ऐतिहासिक दूसरा शाखा 1342 ईस्वी में संपन्न होता है। फिर आता है अर्ध शाखा 1550 ईस्वी। याद रखिएगा, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि जब केसरिया भी हो यानी कि राजपूत योद्धा वीरगति को प्राप्त हो जाए और रानियां जौहर करे तो उसे शाका कहते हैं। लेकिन यदि इन दोनों में एक घटना हो, जैसे कि केसरिया हो जाए, राजपूत योद्धा वीरगति को प्राप्त हो जाए, लेकिन रानियां या वीरांगनाएं अगर जौहर नहीं करे तो उसे अर्ध शाका कहते हैं। और जैसलमेर का अर्ध शाका प्रसिद्ध है जो सन 1550 ईस्वी में हुआ था। राव लूणकरण व कंधार के शासक अमीर अली के मध्य हुए युद्ध के बाद एक थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं आपको, तो ये अमीर अली थे, ये कंधार के शासक थे और कंधार से भागकर ये जैसलमेर आ गए और जैसलमेर के किले में इन्होंने शरण ली। उसमें जैसलमेर के शासक हुआ करते थे भाटी राजा राव लूणकरण। राव लूणकरण ने अमीर अली को अपने यहाँ यानी कि जैसलमेर में शरण प्रदान की, लेकिन अमीर अली ने गद्दारी की और अचानक राजपूत योद्धाओं के साथ उन्होंने दुर्ग के भीतर युद्ध छेड़ दिया। यानी कि एक तरफ तो वो शरणागत के रूप में आए थे और उन्होंने अपने साथियों के साथ राजपूत सेना पर या जैसलमेर के शासक के ऊपर आक्रमण कर दिया था। एक प्रकार से ये धोखा था और इस कारण से यहाँ पर अर्ध शाका ही हुआ था कि राजपूत योद्धा थे वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और लेकिन रानियों ने यहाँ पर जौहर नहीं किया था। आगे आप बात करेंगे। इस युद्ध में वीरों ने केसरिया तो किया किंतु वीरांगनाओं ने जौहर नहीं किया, इसलिए ये अर्ध शाका कहलाया। मैंने अभी आपको कहा कि राव लूणकरण अपने समस्त सरदारों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए, इसलिए केसरिया हुआ, लेकिन वीरांगनाओं ने जौहर नहीं किया, इसलिए शाका नहीं माना जाता, इसलिए इसको अर्ध शाका कहलाता है। इसके पीछे कारण यह बताया गया कि महिलाओं को विजय की सूचना मिली, इस कारण जौहर नहीं हुआ। ऐसा इतिहास में वर्णित है कि जब अमीर अली ने आक्रमण कर दिया, दोनों के मध्य युद्ध हो रहा था, क्योंकि अमीर अली के पास कुछ ज़्यादा सेना नहीं थी, कुछ सैनिकों सरदारों के साथ वो आया था, धोखे से उसने आक्रमण किया था, इसलिए सूचना ये मिली रानियों को कि अमीर अली मारा गया और राजपूत योद्धाओं की जीत हुई। इसमें जो ये राव लूणकरण थे इस युद्ध में मारे गए थे, लेकिन राव लूणकरण के पुत्र ने अमीर अली को मार दिया, यानी कि अमीर अली की हत्या कर दी। अमीर अली भी मारा गया था यहाँ पर, लेकिन चूंकि अमीर अली भी मारा गया था इसलिए महिलाओं को ये सूचना मिली कि अमीर अली मारा गया और इस कारण से वहाँ पर जौहर संपन्न नहीं हो पाया था, तो इसलिए ये अर्ध शाका कहलाता है।
सिवाना के साके प्रथम शाखा 1310 ईस्वी सिवाना जालौर जिले में है, आपको ध्यान होगा। और यहाँ पर सिवाना में भी 2 साके होते हैं। पहला वीर सातल देव जो सोमेश्वर के नाम से भी जाना जाता था, तो अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध के बाद, अभी अपन ने बात की थी सन 1301 ईस्वी में वीर सातल देव जो कि दुर्गपाल हुआ करते थे, शासक नहीं थे जालौर के अधीन सिवाना का एक किला आया करता था। सिवाना के किले की रक्षा का भार जो था वो दुर्गपाल सातल देव के कंधे पर था। और दुर्गपाल सातल देव जब यहाँ पर डटे हुए थे उस समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने युद्ध किया था। मैं आपको बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना जालौर पर आक्रमण करने के लिए आई, लेकिन रास्ते में चूंकि पहले सिवाना आया इसलिए सिवाना के किले को घेर लिया गया और सिवाना के किले पर आक्रमण किया गया। काफी लंबा घेरा चला और उसके पश्चात आखिरकार वीर सातल देव अपने समस्त वीर योद्धाओं के साथ वीरगति को प्राप्त हुए थे। राजपूतों ने केसरिया किया तथा वीरांगनाओं ने जोहर किया। तो सिवाना का पहला शाखा 1301 ईस्वी में जिसमें वीर सातल देव अपने योद्धाओं के साथ वीरगति को प्राप्त होते हैं और वीरांगनाएं यहाँ पर जोहर करती है और ये पहला शाखा संपन्न होता है। दूसरा शाखा सन 1583 ईस्वी कल्ला रायमलोद तथा अकबर के सेनापति मोटा राजा उदय सिंह के मध्य हुए युद्ध के बाद। देखो दोनों तरफ एक प्रकार से राजपूती थे, हालांकि ये बात अलग है कि मोटा राजा जो उदय सिंह थे जो जोधपुर के शासक थे, वो चूंकि अकबर के अधीन थे, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, इसलिए अकबर ने जालौर के सिवाना के किले को जीतने के लिए मोटा राजा उदय सिंह को सिवाना भेजा था। उस समय सिवाना का भार जो था कल्ला रायमलोद के कंधों पर था और इनके मध्य और मोटा राजा उदय सिंह के मध्य हुए युद्ध के पश्चात यहाँ पर शाखा हुआ था। तो कल्ला रायमलोद अपने योद्धाओं के साथ वीरगति को प्राप्त हुए और यहाँ पर वीरांगनाओं ने जोहर किया था, यानी राजपूतों ने केसरिया किया और वीरांगनाओं ने जोहर किया था। अब आता है जालौर का शाखा सन 1311-12 ईस्वी में कान्हड़ देव सोनगरा विरम देव अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध के बाद। कान्हड़ देव जालौर के शासक थे जो सोनगरा शासक कहलाते थे। इनका पुत्र था विरम देव और दूसरी तरफ थे अलाउद्दीन खिलजी। इसके पीछे एक कहानी आती है कि कान्हड़ देव सोनगरा ने और उसकी सेना ने, उसके सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब गुजरात से वापस लौट रही थी तो उसके ऊपर आक्रमण करके उससे बहुत सी चीजें छीन ली थी। इससे अलाउद्दीन खिलजी नाराज हुआ और फिर अजमेर का सूबेदार था, इसने कान्हड़ देव को समझाया कि अलाउद्दीन खिलजी के सामने दरबार में उपस्थित हो जाओ और उसकी अधीनता स्वीकार कर लो। फिर अलाउद्दीन खिलजी के साथ कान्हड़ देव एक संधि करते हैं और अपने पुत्र विरम देव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेजते हैं। जब विरम देव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा और फिरोजा उस पर मोहित हो जाती है और उससे प्रेम करने लगती है और फिरोजा विरम देव के सामने शादी का प्रस्ताव रखती है और विरम देव इस प्रस्ताव को ठुकरा कर वापस जालौर आ जाते हैं। पीछे पीछे फिरोजा भी आ जाती है। कान्हड़ देव उस समय फिरोजा का स्वागत करते हैं लेकिन शादी के मसले पर सहमति नहीं बन पाती और चूंकि शादी या विवाह पर सहमति नहीं बनती तो जो कान्हड़ देव जो अलाउद्दीन खिलजी है वो फिरोजा की दायमा के साथ एक सेना भेजते हैं और उसके मध्य ये युद्ध होता है और कान्हड़ देव व विरम देव दोनों वीरगति को प्राप्त हुए तथा दोनों की रानियों ने जोहर किया था। यहाँ पर इस युद्ध के पश्चात कान्हड़ देव भी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं और कान्हड़ देव का पुत्र विरम देव भी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होता है। और फिर इनकी जो दोनों की रानियां थी, इन दोनों की रानियों ने इसी किले के भीतर जालौर दुर्ग में जोहर किया था। इसलिए ये ऐतिहासिक शाखा जो जालौर का शाखा सन 1311-12 ईस्वी में होता है। इसके पीछे एक और बात आती है कि जब विरमदेव मारा गया था, विरमदेव का सर काटकर फिरोजा के सामने प्रस्तुत किया गया दिल्ली में और फिर फिरोजा इस सिर के साथ, इसको जो विरमदेव का सर था उसके साथ ही यमुना नदी में कूद कर उसने आत्महत्या कर ली थी और फिरोजा का भी अंत हो जाता है। तो इस प्रकार से राजस्थान के प्रसिद्ध साके संपन्न होते हैं। यही साके हमें देखने को मिलते हैं, इतने ही, जिसमें रणथंभौर से शुरुआत होती है 1301 ईस्वी में और उसके पश्चात रणथंभौर के साथ चित्तौड़ के भी साके होते हैं, गागरोन के भी, सिवाना का भी, जैसलमेर के भी, जालौर के भी अनेक साके यहाँ पर संपन्न होते हैं। एक ये भी तथ्य याद रखिएगा, राजस्थान में सबसे ज्यादा साके अलाउद्दीन खिलजी के समय संपन्न
हुए थे। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब जब आक्रमण किया था राजस्थान के विभिन्न रियासतों के ऊपर, उस समय यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जाल साक्य संपन्न हुए थे। अपन अगर बात करें, आप शुरुआत से बात करें, देखिए रणथंभौर का साका ये भी अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। चित्तौड़ का जो पहला शाखा था वो भी अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। उसके अलावा जैसलमेर का जो प्रथम शाखा था ये भी अलाउद्दीन खिलजी के समय संपन्न हुआ था। उसके अलावा आप देखते हैं सिवाड़ा का शाखा ये भी अलाउद्दीन खिलजी के समय, और जालौर के शाखा ये भी अलाउद्दीन खिलजी के समय, यानी कि सबसे ज़्यादा जो शाखे हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के समय संपन्न हुए थे। तो खैर ये थे राजस्थान के ऐतिहासिक शाखे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और पुनः निवेदन, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।